सोचिए, अगर अचानक आपके शहर में लॉकडाउन लग जाए और आपको घर के अंदर कैद कर दिया जाए। ना इंटरनेट, ना कोई खबर, बस बाहर पसरा हुआ खौफनाक सन्नाटा। पहले दिन अजीब बेचैनी होती है, दूसरे दिन डर बढ़ने लगता है, और चौथी रात अचानक दूर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। उसके बाद घिसटते कदमों की आवाज़, जैसे कोई ज़मीन पर पैर घसीटता हुआ आपके घर के बाहर घूम रहा हो। आप हिम्मत करके खिड़की से झांकते हैं और जो देखते हैं उससे खून जम जाता है। कुछ लोग सड़कों पर अजीब तरीके से चल रहे हैं। उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं हैं। आंखों में होश नहीं, बस भूख और हिंसा। सुबह जब आप दरवाज़ा खोलने की हिम्मत जुटाते हैं तो बाहर खून जैसे निशान और गहरी खरोंचें दिखाई देती हैं, जैसे किसी ने रात भर अंदर घुसने की कोशिश की हो। तभी सच सामने आता है, एक खतरनाक वायरस लोगों को ज़ॉम्बी में बदल रहा है। अब सवाल ये है, अगर आप ऐसी हालत में फंस जाएं तो क्या करेंगे? क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे या सांस रोके चुपचाप छिपे रहेंगे? और अगर दस्तक आपके नाम से हो तो क्या तब भी भरोसा करेंगे? यही है आज की कहानी, जहां ज़ॉम्बीज़ का आतंक शहरों को निगल रहा है और फैसला होना बाकी है, जीत इंसानों की होगी या भूखी मौत की। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं अपने छोटे से शांत टाउन की तरफ देखता हूँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी सुकून भरी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। यहाँ लोग हंसी खुशी बिना किसी टेंशन के जी रहे थे, और मैं भी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बिल्कुल सामान्य दिन गुजार रहा था। लेकिन फिर न्यूज़ पर एक खबर चलनी शुरू हुई। एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। एंकर्स बता रहे थे कि जो भी इस वायरस का शिकार हो रहा है वो अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, दूसरों को काटकर उन्हें भी अपने जैसा बना रहा है, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। शुरुआत में मैंने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा ये कोई छोटा मोटा संक्रमण होगा, कुछ दिनों में कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। एक के बाद एक लोग मरने लगे। डॉक्टर इलाज ढूंढने में लगे थे, सरकार कोशिश कर रही थी, पुलिस सख्ती बढ़ा रही थी, लेकिन वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर अचानक ऐलान हुआ कि इन्फेक्टेड इलाकों को क्वारंटीन किया जाएगा और हमारा टाउन भी उसमें शामिल था। उस रात सब कुछ बदल गया। अंधेरा होते ही आर्मी के ट्रक हमारे टाउन में घुस आए। हथियारबंद सैनिक हर गली में तैनात हो गए और लोगों को उनके ही घरों में बंद करना शुरू कर दिया गया। शोर सुनकर मैं भी बाहर निकला। मैंने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था। मेरा बेटा गुस्ताव डरकर मुझसे पूछने लगा कि ये सब क्यों हो रहा है, खासकर जब रेडियो भी बंद कर दिए गए थे। मेरे पास कोई साफ जवाब नहीं था, बस इतना एहसास था कि ये वायरस हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे मुझे शक होने लगा कि ना पुलिस पूरी सच्चाई बता रही है और ना ही टीवी चैनल्स। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार जानबूझकर असली खतरे को छुपा रही हो, ताकि लोग ज्यादा घबराएं नहीं। मैंने अपनी फैमिली को सख्ती से घर के अंदर ही रहने को कहा, लेकिन उसी रात बाहर फिर शोर मचा। कुछ लोग टाउन छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। आर्मी ने उन्हें बंदूक के दम पर वापस भेज दिया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि इस टाउन से बाहर जाना अब नामुमकिन है। अगली सुबह से आर्मी ने घर घर जाकर जांच शुरू कर दी। सबको बताया गया कि जो भी इन्फेक्टेड होगा उसे टाउन के स्कूल कैंप में ले जाया जाएगा, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। दिन गुजरते गए। न्यूज़ चैनल बार बार लोगों से अपील कर रहे थे कि सरकार के साथ सहयोग करें और घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। लेकिन अजीब बात ये थी कि इतने दिनों बाद भी हमारे टाउन में एक भी इन्फेक्टेड सामने नहीं आया था। फिर भी क्वारंटीन हटाया नहीं गया। अब मेरे मन में डर से ज़्यादा सवाल थे। अगर यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है तो हमें कैद क्यों रखा गया है? आखिर हमसे क्या छुपाया जा रहा है? इसी बीच मैं देखता हूँ कि कैस्पर नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड एना से कह रहा है कि कुछ भी हो जाए वो बाहर मत जाए। लेकिन एना उसकी एक नहीं सुनती, क्योंकि उसे हर हाल में इस टाउन से बाहर निकलना था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी चीख पुकार इतनी बढ़ जाती है कि आर्मी वाले उनकी दहलीज तक पहुंच जाते हैं। वो एना को सख्त लहजे में आदेश देते हैं कि वो सरकार के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर कैस्पर किसी तरह एना को आर्मी से बचाते हुए अंदर ले आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन अब मुझे साफ समझ आने लगा था कि आर्मी किसी भी कीमत पर किसी को बाहर नहीं जाने देगी।
इसलिए वो पूरे घर को पर्दों और मोटी शीट से चारों तरफ से सील कर देते हैं। यानी लॉकडाउन अब पहले से भी ज्यादा टाइट हो चुका था। मैं भी इस मुश्किल वक्त में जैसे तैसे अपने परिवार के साथ समय गुजारने की कोशिश करता हूँ। पुरानी वीडियो देखकर अच्छे पलों को याद करता हूँ और इसी तरह पूरा 1 महीना गुजर जाता है। सरवाइव करने के लिए आर्मी वाले हर घर के सामने राशन और पानी रख जाते हैं, जो अब हमारे जीने की आखिरी वजह बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हमें बाहर के हालात के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जो थोड़ी बहुत खबर न्यूज़ चैनलों से मिलती थी, वो भी आनी बंद हो गई। इंटरनेट पूरी तरह ठप पड़ चुका था। हमारा टाउन बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था और समय समय पर बाहर से गोलियों की आवाज़ें गूंजती थीं। हर बार हम सब सहम जाते थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उन गोलियों का शिकार कौन बन रहा है। इसी बीच मेरे घर के बाहर हलचल होती है। गुस्ताव शीट में छोटा सा सुराख कर बाहर झांकता है और देखता है कि कई सोल्जर्स सोनिया के घर में घुस रहे हैं, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। देखते ही देखते वो सोनिया के पिता को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर गुस्ताव खुद को रोक नहीं पाता और बाहर निकलने की कोशिश करता है ताकि वो सोनिया के फादर को बचा सके, लेकिन मैं उसे रोक देता हूँ। मैं उसे समझाता हूँ कि इस वक्त अपनी फैमिली की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सोनिया के पिता के लिए अपनी पूरी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे कहने पर वो रुक तो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में जाता हूँ, वो मौका देखकर टेंट फाड़ देता है और चुपके से घर से बाहर निकलकर सोनिया के घर में घुस जाता है। अंदर झांककर वो देखता है कि सोनिया अपनी माँ के साथ सही सलामत है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सोल्जर्स पकड़े गए लोगों के साथ कर क्या रहे हैं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वो सोल्जर्स का पीछा करने का फैसला करता है और उन्हें फॉलो करते हुए स्कूल वाले कैंप तक पहुंच जाता है, जहां सभी इन्फेक्टेड लोगों को बंद करके रखा गया था। वो धीरे धीरे आर्मी कैंप के पास पहुंचता है और छिपकर अंदर देखता है, जहां का नज़ारा बेहद डरावना था। सैनिक कई लोगों को रस्सियों से बांधकर बिल्डिंग के अंदर ले जा रहे थे। कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। कैंप के एक कोने में बहुत सारी लाशें ढेर की तरह पड़ी थीं। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अब उसे समझ आने लगता है कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। और तभी उसकी नज़र एक बड़े ट्रक पर पड़ती है, जो थोड़ा सा खुला खड़ा था। ये देखकर मैं देखता हूँ कि गुस्ताव धीरे धीरे उस ट्रक के पास जाता है। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर हिम्मत करके वो ट्रक का दरवाज़ा खोल देता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर से एक बॉडी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। आवाज़ होते ही वो घबराकर पीछे हट जाता है। उसी पल कुछ सैनिक उसकी तरफ देखने लगते हैं। अचानक पूरे कैंप में सायरन बजने लगते हैं, लाल लाइटें चमकने लगती हैं और वो डरकर भागना शुरू कर देता है। सैनिक भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वो बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागता है और किसी तरह कैंप से दूर निकल जाता है। लेकिन इस अफरा तफरी में कोई ये नहीं देख पाता कि जिस ट्रक का दरवाज़ा खोला गया था, उसके अंदर कुछ हिल रहा है। वो गिरी हुई बॉडी धीरे धीरे उठती है और ट्रक से बाहर निकल जाती है। उधर वो थोड़ी दूर जाकर रुकता है और पीछे मुड़कर देखता, उसे लगता है कि सारे सैनिक अचानक कैंप की बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हैं, जैसे वहाँ कुछ बहुत गलत हो गया हो। शहर के लोगों को लगने लगता है कि शायद लॉकडाउन खत्म होने वाला है, क्योंकि कई आर्मी गाड़ियां शहर से बाहर जाती हुई दिखाई देती हैं। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ भागता है। घर पहुंचते ही मैं राहत की सांस लेता हूं, क्योंकि वो घर पर नहीं था और मैं बुरी तरह परेशान हो चुका था। मैं उससे पूछता हूं कि वो कहाँ गया था। तब वो बताता है कि वो आर्मी कैंप तक गया था और उसने वहां बहुत डरावनी चीज़ें देखीं। वो कहता है कि सैनिक लोगों को बांधकर अंदर ले जा रहे थे। बाहर लाशों का ढेर लगा था। ये सुनकर मेरी चिंता और बढ़ जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो सामने सोनिया और उसकी माँ खड़ी होती हैं, दोनों बुरी तरह डरी हुई। सोनिया बताती है कि उसके पिता को आर्मी वाले ले गए क्योंकि वो बीमार हो गए थे। उसकी माँ भी बेहद कमज़ोर लग रही होती है। हालात देखकर मैं उन्हें अंदर आने देता हूँ, लेकिन एली को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहती है कि ऐसे खतरनाक समय में किसी को घर में लाना ठीक नहीं है। फिर भी मैं मना नहीं कर पाता। उधर गुस्ताव खुश होता है क्योंकि अब सोनिया उसके साथ है। थोड़ी देर बाद सोनिया उसे अलग ले जाकर धीमी आवाज़ में एक डरावनी बात बताती है। वो कहती है कि उसके पिता बीमार होने के बाद अचानक बदल गए थे। उनका व्यवहार अजीब हो गया था और उन्होंने उसकी माँ को काट लिया था। ये सुनकर वो सन्न रह जाता है, लेकिन वो सोनिया को संभालता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है।
वो ये बात मुझसे छुपा लेता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं मैं सोनिया और उसकी माँ को घर से बाहर ना निकाल दूं। उसी समय मेरा दोस्त कैस्पर घर आता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है। वो बताता है कि स्कूल वाली बिल्डिंग में सैनिक गोलियां चला रहे थे क्योंकि वहां कुछ लोग अचानक दूसरों पर हमला करने लगे थे। अब हमें समझ आने लगता है कि बीमारी तेजी से फैल रही है। मैं तुरंत फैसला करता हूं कि घर को पूरी तरह सुरक्षित करना होगा। हम सब मिलकर दरवाजों और खिड़कियों को बंद करते हैं, लकड़ी के तख्ते लगा देते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। घर के अंदर डर और सन्नाटे का माहौल छा जाता है। इसी बीच सोनिया अपनी माँ के हाथ का घाव देखती है, जो पहले से बड़ा होता जा रहा था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। धीरे धीरे रात हो जाती है। गुस्ताव और सोनिया ऊपर जाते हैं और खिड़की से बाहर झांकते हैं। बाहर कुछ लोग अजीब तरह से घूम रहे होते हैं। उनकी चाल धीमी, टेढ़ी और असामान्य होती है, जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और बन चुके हों। मैं देखता हूं कि गुस्ताव लाइट जला देता है और बस कुछ ही सेकंड में नीचे खड़े कई ज़ॉम्बी उस रोशनी की तरफ अपना सिर घुमा लेते हैं। वो धीरे धीरे हमारे घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। सोनिया तुरंत लाइट बंद कर देती है और जैसे ही अंधेरा छा जाता है, ज़ॉम्बी वापस मुड़ जाते हैं। उसी पल हमें समझ आ जाता है कि ये चीज़ें रोशनी की तरफ आकर्षित होती हैं। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलते ही कैस्पर की गर्लफ्रेंड एना अंदर आ जाती है। वो कांप रही होती है। वो बताती है कि अब पूरा शहर ज़ॉम्बियों से भर चुका है और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब साफ हो जाता है कि हमें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। अगली सुबह हम सब बैठकर प्लान बनाते हैं कि खाने पीने की चीज़ों को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि असली मुश्किल अभी शुरू होने वाली है। अगले 2 दिन हम घर के अंदर ही बंद रहते हैं। बाहर निकलना अब मौत को बुलाने जैसा हो चुका था। खाना भी कम होता जा रहा था, इसीलिए हम सब थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान छोटी मैगी मेरे पास आती है। वो उदास होती है। वो कहती है कि उसका पालतू खरगोश सुबह से नहीं मिल रहा। वो मुझसे उसे ढूंढने को कहती है। मैं एक पल के लिए चुप हो जाता हूँ, क्योंकि सच ये था कि खाने की कमी के कारण मैं और कैस्पर उसी खरगोश को खा चुके थे। लेकिन मैं ये बात अपनी बेटी को नहीं बता सकता था। मैं मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ कि शायद वो बाहर भाग गया होगा, और वादा करता हूँ कि सब ठीक होने पर मैं उसके लिए बहुत सारे खरगोश लाऊंगा। वो थोड़ा शांत तो हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल अब भी बाकी रहते हैं। अब घर में खाना लगभग खत्म हो चुका था, इसीलिए मैं और कैस्पर फैसला करते हैं कि बाहर जाकर खाने की चीज़ों को ढूंढना होगा।